नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी जीके और कंप्यूटर की हम प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आया जाता है ताकि आपका पूरा यूपी जीके और कंप्यूटर का रिवीजन लगातार चलता रहे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो के पीडीएफ की, तो आपको ये उपलब्ध करवाई जाएगी पेड चैनल बने हुए हैं, वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़िए। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते। टेलीग्राम पर सरकार ने अनावश्यक रूप से टेम्परेरी बैन लगाया है, जिसे आप बाईपास कर सकते हैं वीपीएन का यूज करके। अगर आप करना चाहें तो स्वेच्छा से तो वीपीएन यूज कर सकते हैं। आप इंतजार कर सकते हैं कि 22 तारीख के बाद आप टेलीग्राम यूज करने को मिलेगा। नीट के एग्जाम की वजह से सरकार ने ये किया है। बिल्कुल मूर्खता वाली बात है कि टेलीग्राम के अलावा क्या व्हाट्सएप पे नहीं शेयर हो सकते हैं, कि ईमेल के द्वारा नहीं शेयर हो सकता है। चोर को पकड़ने की ज़रूरत है, रास्ता बंद करने से कुछ नहीं होगा, है ना। चोर अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो चोर रास्ता दूसरे बना लेगा। तो रास्तों पर बैन लगाने से चोरी नहीं रुकती, चोर को पकड़ने से चोरी रुकती है। ये बात सरकार के अधिकारी बैठकर नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ दिखाने के लिए कुछ भी कर देना बहुत बड़ी सस्ती मूर्खता होती। रही बात सरकार है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है, आपको झुकना पड़ेगा। तो हम लोग झुके हुए हैं और इंतजार करते हैं 22 तारीख से कि आपको सारी चीज़ें विधिवत टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हो जाएं। तो अभी हम करने वाले हैं यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस। और कंप्यूटर सेक्शन का पहला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर माउस के आविष्कार और उसके अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला पॉइंट है आपका कि डगलस एंगलबर्ट ने 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहला माउस का आविष्कार किया। और पहला माउस जो था वो लकड़ी से बना था और इसमें दो मेटल व्हील धातु के पहिए लगे थे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन है। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। डगलस एंगलबर्ट ने 1964 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। पहला कंप्यूटर माउस वास्तव में लकड़ी का बना एक आयताकार ब्लॉक था, जिसमें दो धातु के पहिए यानी कि मेटल व्हील्स लगे थे, जो एक्स और वाई एक्सिस पर गति को मापते थे। इसका मुख्य अनुप्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को नियंत्रित करना है, जिससे स्क्रीन पर नेविगेशन बेहद आसान हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें पूछा गया है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं कि एफटीपी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। एफटीपी डेटा ट्रांसफ़र के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 21 और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल के लिए पोर्ट 20 का उपयोग करता है। और इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। ठीक है, असत्य पूछा था तो दूसरा असत्य है। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही है, क्योंकि दूसरा असत्य है। कथन एक पूरी तरह से सत्य है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। कथन दो असत्य है, क्योंकि एफटीपी कनेक्शन में पोर्ट 20 का उपयोग वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है, जबकि 21 पोर्ट जो है उसका उपयोग कमांड और नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डीप लर्निंग के संदर्भ में डीप लर्निंग का मुख्य आधार क्या है जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत उपक्षेत्र है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। इसमें कई परतें होती हैं, इसलिए इसे डीप कहा जाता है। ये ठीक उसी तरीके से काम करने का प्रयास करता है जैसे मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स काम करते हैं। डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन और लीनियर रिग्रेशन भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम हैं, लेकिन डीप लर्निंग मुख्य रूप से न्यूरल नेटवर्क पर निर्भर है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में किसी क्रिया को स्वचालित करने के लिए मैक्रो का उपयोग किया जाता है। मैक्रो को रिकॉर्ड करने या देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी और टैब कौन सा है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, Alt+8 F8 और व्यू टैब।
MS वर्ड में मैक्रोज का उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करने और उन्हें एक क्लिक में स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए किया जाता है। मैक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने और मैक्रोज को देखने चलाने की शॉर्टकट कुंजी Alt+F8 है। यह विकल्प जो है वो रिबन पर व्यू टैब के अंतर्गत सबसे दाईं ओर स्थित होता है। इसे डेवलपर टैब से भी एक्सेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक स्मार्टफोन और टैबलेट में इस्तेमाल होने वाला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कर्नेल पर आधारित है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, लिनक्स। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मुख्य रूप से गूगल द्वारा विकसित किया गया है। यह लिनक्स कर्नेल के एक संशोधित संस्करण पर आधारित है जो इसे सुरक्षा और हार्डवेयर के बेहतर प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। इसके विपरीत एप्पल के आईफोन और आईपैड में उपयोग होने वाला iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स आधारित है और डार्विन कोर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होने के लिए कॉफमैन द्वारा दी गई 4 आवश्यक शर्तें कौन सी हैं जिनका एक साथ घटित होना अनिवार्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक तब होता है जब 2 या 2 से अधिक प्रक्रियाएं हमेशा के लिए रुक जाती हैं क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया एक ऐसी संसाधन की प्रतीक्षा कर रही होती है जो किसी अन्य रुकी हुई प्रक्रिया के पास होता है। कॉफमैन 1971 के अनुसार डेडलॉक केवल तभी हो सकता है जब ये 4 शर्तें एक साथ पूरी हों। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कम से कम एक संसाधन गैर साझा मोड में होना चाहिए। होल्ड एंड वेट, एक प्रक्रिया कम से कम एक संसाधन को पकड़े हुए है और अन्य संसाधनों की प्रतीक्षा कर रही है। नो प्रिम्पशन, संसाधनों को बलपूर्वक नहीं छीना जा सकता। सर्कुलर वेट, प्रक्रियाओं की एक चक्रीय श्रृंखला होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक प्रक्रिया अगले के संसाधन की प्रतीक्षा कर रही हो। अगला जो प्रश्न है वो है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और उनके डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले HTTPS प्रोटोकॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 443 है। ईमेल भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले SMTP प्रोटोकॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 110 है। DNS मुख्य रूप से पोर्ट नंबर 53 का उपयोग करता है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि जो SMTP प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग मुख्य रूप से सर्वर के बीच ईमेल भेजने के लिए किया जाता है और इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 है। पोर्ट 110 का उपयोग POP3 में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 द्वारा ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है और POP3 का एक जो बेसिक काम है वो क्या करता है, जब ईमेल डाउनलोड करता है तो वो डिलीट कर देता है सर्वर से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर वेब पर सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाता है और ये डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 443 का उपयोग करता है जबकि HTTP पोर्ट 80 का उपयोग करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नाम जैसे google.com को IP पते में बदलता है और यह संचार के लिए पोर्ट 53 का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड पर काम करता है और हार्डवेयर का संचालन करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस है, आपका ब्राउज़र है और बहुत सारे अन्य होते हैं, जैसे आपके फ़ोन के एप्लीकेशन है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कैलकुलेटर है, ये सब क्या है, ये आपके एप्लीकेशन है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपके फ़ोन में एक है, एंड्रॉयड होगा या तो आपके पास या फिर आपके iOS होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम करता है और हार्डवेयर का संचालन करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य करता है।
कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना शुरू हो सकता है यानी कि बूट हो सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ये चालू नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि बैंकों में चेक को तेजी से प्रोसेस करने और उसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए किस विशेष इनपुट तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग में कागजी दस्तावेजों, विशेषकर चेक की वैधता को प्रोसेस करने और जांचने के लिए किया जाता है। चेक के निचले हिस्से में एक 9 अंकीय MICR कोड विशेष चुंबकीय स्याही से छपा होता है, जिसे केवल MICR रीडर ही पढ़ सकता है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रिंटर्स पर विचार करें। तो यहाँ पर 4 प्रिंटर दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 3 और 4 यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। प्रिंटर्स को उनकी प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर ये वे प्रिंटर हैं जो प्रिंट करने के लिए रिबन के माध्यम से कागज और भौतिक रूप से प्रहार करते हैं। कागज पर क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। उदाहरण के लिए डॉट मैट्रिक्स, डीजी व्हील और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये कागज पर बिना प्रहार किए इंक स्प्रे करके या हीट फ्यूजन का उपयोग करके प्रिंट करते हैं। इसमें लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में USB पोर्ट का आविष्कार किस वर्ष हुआ और इसके सह आविष्कारकों में किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी इंजीनियर का नाम शामिल है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1996, अजय भट्ट। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है और USB तकनीकी को 1996 में व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया गया था। इसे कंप्यूटर में बाहरी डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर को जोड़ने के लिए एक मानक पोर्ट के रूप में विकसित किया गया। इंटेल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय भट्ट USB के मुख्य आविष्कारकों और डिजाइनरों में से एक थे। अगला प्रश्न है आपका कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में आविष्कार किए गए वर्ल्ड वाइड वेब का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो जो पहला वेब ब्राउज़र था उसका नाम था, क्या नाम था? वर्ल्ड वाइड वेब ही नाम रखा गया था शुरुआत में, लेकिन फिर ये जो WW है उससे मैच कर रहा था। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। 1990 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र लिखा जिसका नाम उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब ही रखा था और ये बिना स्पेस के नाम था। बाद में इस ब्राउज़र का नाम जो है वो भ्रम ना पैदा करे WW और के बीच में, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया नेक्सस। क्या रख दिया गया? नेक्सस। तो पहले ब्राउज़र का नाम क्या था? नेक्सस था। मोसैक 1993 में आया था। अगला प्रश्न है आपका कि सोशल नेटवर्किंग और सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है आपका इसमें ऑप्शन सी। इसमें उपयोगकर्ता बहुत छोटे टेक्स्ट संदेश, शॉर्ट पोस्ट का आदान प्रदान करते हैं जैसे कि ट्विटर और वर्तमान में एक्स। इसमें उपयोगकर्ता बहुत छोटे टेक्स्ट संदेश, शॉर्ट पोस्ट का आदान प्रदान करते हैं जैसे कि ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग का ही एक लघु रूप है जिसमें उपयोगकर्ता छोटे वाक्यों, त्वरित विचारों या लिंक के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। इसकी मुख्य विशेषता पोस्ट के शब्द सीमा का होना है। वर्तमान में एक्स, पूर्व में ट्विटर दुनिया का सबसे लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। भारत का कू ऐप भी इसी श्रेणी में आता था लेकिन अब ये बंद हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार 1956 में डार्ट माउथ सम्मेलन में किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र की औपचारिक शुरुआत 1956 में डार्ट माउथ कॉलेज में आयोजित एक कार्यशाला में हुई थी। इस सम्मेलन में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया था। उन्हें AI का जनक भी माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान और AI के सैद्धांतिक आधार के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का प्राथमिक कार्य क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना और सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करना। कर्नेल को कंप्यूटर का हृदय कहते हैं। जब कंप्यूटर चालू होता है तो यह मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। इसका मुख्य कार्य हार्डवेयर जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करना और संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना। तो ये कंप्यूटर का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है जिसमें आपने 15 प्रश्न किए हैं। अगला जो सेक्शन है वो है आपका यूपीजीके का, और वो भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। एक ऑप्शन आता है जब आप कमेंट बॉक्स में जाते हैं, वहाँ पर वीडियो को आप हाइप कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को हाइप कर दिया करिए। आपका सहयोग हमारे लिए सदैव ज़रूरी है और आपके सहयोग के बिना सब कुछ अधूरा है। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवयुग पालिका योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके लक्षित क्षेत्र को और कवरेज का सही वर्णन करता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन वो है बी। इसमें 17 बड़े नगर निगमों को छोड़कर शेष 58 जिला मुख्यालयों के शहरी स्थानीय निकायों, 55 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायतें शामिल की गई हैं। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए नवयुग पालिका योजना की शुरुआत की। इस योजना में उत्तर प्रदेश के 17 बड़े नगर निगमों को छोड़कर शेष 58 जिला मुख्यालयों के शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 55 नगर पालिका परिषदें और 3 नगर पंचायतें शामिल की गई हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर की दादरी नगर पालिका परिषद, बदायूं, चंदौली और हरदोई। वर्ष 2029-30 तक 5 वर्षों की अवधि इस योजना पर कुल 2915 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। नियोजित विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 583 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसमें केंद्र सरकार का कोई वित्तीय योगदान नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, पूरे राज्य में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया। नाम के विपरीत यह प्रोजेक्ट नदी की सफाई से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे राज्य के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। ये पहल ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और डिजिटल शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य के संदर्भ में भाबर क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि यह शिवालिक तलहटी के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर एक सकरी पट्टी है। दूसरा कथन है कि इस क्षेत्र की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ और महीन कणों वाली होती है, जो कृषि के लिए सर्वोत्तम है। तीसरा है यह नदियां अक्सर कंकड़ पत्थरों के बीच यहाँ पर नदियां अक्सर कंकड़ पत्थरों के बीच में नीचे विलुप्त हो जाती हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1 और 3 सही हैं, दूसरा गलत है। जब कंकड़ पत्थर हैं तो मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ कैसे हो जाएगी। भाबर क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला के ठीक नीचे सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक फैला एक कंकरीला और पथरीला क्षेत्र है। कथन 2 गलत है, क्योंकि भाबर की मिट्टी मोटे कंकड़ पत्थरों से बनी होती है, जो कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कृषि की तराई क्षेत्र अत्यधिक अधिक उपजाऊ है। इस क्षेत्र की सरंध्रता पोरोसिटी इतनी अधिक होती है कि छोटी नदियां और धाराएं इन पत्थरों के नीचे अदृश्य हो जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों और उनके क्षेत्र का सही मिलान चुनें। चरकुला कहाँ पर है, ब्रज क्षेत्र। राई कहाँ का है, बुंदेलखंड। कर्मा कहाँ का है, सोनभद्र मिर्जापुर का। और नटवरी कहाँ का है, पूर्वांचल का। आप मेरे साथ जब से अगर आपने शुरुआत से पढ़ाई करना शुरू किया है और मेरे साथ बने हुए हैं तो लोक नृत्य आप कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा मैंने आपको रटा दिया है इनके बारे में। चरकुला ब्रज क्षेत्र मथुरा का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर रथ का पहिया और उस पर कई तेल के दीपक रखकर नृत्य करती हैं। राई क्या है,
बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी और बसंत उत्सव के दौरान किया जाने वाला मयूर नृत्य है। कर्मा क्या है? यह सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में खरवार और कोल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। नटवरी क्या है? पूर्वांचल क्षेत्र में अहीर समुदाय द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि 16 महाजनपदों में से आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कितने महाजनपद स्थित थे और सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 8 महाजनपद और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में स्थित थे। इन जो 8 महाजनपद हैं उनके नाम की बात करें तो कुरु था, पंचाल था, सूरसेन थे, वत्स थी, कोसल थी, मल्ल थी, काशी थी और चेदी थी। इनमें से सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि जौनपुर शहर की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने भाई जौना खां की याद में की थी और यहाँ की वास्तुकला को किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी और सर की शैली में जाना जाता है। जौनपुर शहर की स्थापना 1359 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका असली नाम जौना खां था, की स्मृति में की थी। बाद में जौनपुर स्वतंत्र सर की साम्राज्य की राजधानी बना। मलिक सरवर द्वारा स्थापित, जिसे पूरब का सिराज कहा जाने लगा। यहाँ विकसित हुई वास्तुकला को सर की शैली कहा जाता है, जिसका सबसे बड़ा और उत्कृष्ट उदाहरण अटाला मस्जिद है, जिसमें मीनारों का अभाव एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इनमें से तराई क्षेत्र की सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 9 क्षेत्र और गन्ना। उत्तर प्रदेश की विशालता और भौगोलिक विविधता को देखते हुए राज्य को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से तराई क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत से लेकर देवरिया तक का क्षेत्र पानी की बहुतायत और उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। यह क्षेत्र धान की खेती के लिए भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन 4 राज्यों में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, ओडिशा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और खनिज संपदा से समृद्ध है। ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण पूर्व में झारखंड है और पूर्व में बिहार है। उड़ीसा राज्य उत्तर प्रदेश या सोनभद्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में निवास करती है। दूसरा बिंदु है कि थारू जनजाति के लोग दीपावली को सोग पर्व के रूप में मनाते हैं। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो कथन आपका सही है वो है आपका ए। 1 और 2 सही हैं, तीसरा गलत है, क्योंकि जो बुक्सा जनजाति है वो मुख्य रूप से बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है, ना कि सोनभद्र में। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जो शिवालिक के तराई क्षेत्रों, नेपाल सीमा से लगे जिलों में निवास करती है। कथन 2 सही है, क्योंकि थारू समाज दीपावली को शोक के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन वे अपने मृत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है और इसका नया नाम क्या है? तो ये आपका उन्नाव में स्थित है और इसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1984 में उन्नाव जिले में की गई थी। ये लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर स्थित है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर महान स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। इसे 2019 में रामसर साइट का दर्जा भी प्रदान किया गया। यहाँ साइबेरियाई क्रेन सहित कई प्रवासी पक्षी आते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जिन्हें तूती ए हिंद भारत का तोता कहा जाता है, का जन्म उत्तर प्रदेश के किस वर्तमान जिले में हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली गांव में हुआ था। पूर्व में पटियाली एटा जिले का हिस्सा था, लेकिन अब यह नवगठित कासगंज जिले में आता है। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, कव्वाली का जनक और सितार तथा तबला का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अगला प्रश्न है आपका कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और इसके पहले महासचिव कौन चुने गए थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने थे और एनजी रंगा महासचिव बने थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इस ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसके प्रथम महासचिव के रूप में प्रोफेसर एनजी रंगा को चुना गया था। यह संगठन किसानों के अधिकारों की लड़ाई का मुख्य केंद्र बना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश कृषि परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना, गेहूं, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और अब धान के उत्पादन या चावल के उत्पादन में भी यूपी प्रथम स्थान पर है। आंवला, इन सब के उत्पादन में भी यूपी प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अग्रणी है। चाय उत्पादन में असम और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं, जबकि कपास में गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी बुंदेलखंड क्षेत्र के भौगोलिक परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 बिंदु दिए गए हैं और इनमें से कितने सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ये तीनों बिंदु सही हैं। ये क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन युग की प्राचीन विंध्यन और नीस चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, इस क्षेत्र में मार और काबर नामक काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है और यहाँ की प्रमुख फसलें ज्वार, चना और दलहन है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग बुंदेलखंड और बघेलखंड का कुछ हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। यह अत्यंत प्राचीन विंध्यन, नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। पानी की कमी के कारण यहाँ की मुख्य फसलों में चना है, ज्वार है, बाजरा है और अन्य दलहन फसलें आती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर वो है आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI। ये आपका मथुरा में नहीं है बल्कि ये आपका इज्जतनगर बरेली में है। मथुरा मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है CIRG। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। ये सारे जो संस्थान है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदियों के संगम पर आयोजित होता है। यूनेस्को ने किस वर्ष कुंभ मेले को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2017। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और शांतिपूर्ण जमावड़ा है जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में चक्रीय रूप से आयोजित होता है। दिसंबर 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम कुंभ का मुख्य स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बहराइच। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसे 1975 में स्थापित किया गया था और बाद में दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ मिलाकर
दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। ये तराई इकोसिस्टम का हिस्सा है जहां बाघ, तेंदुए, गैंडा के संरक्षण के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ गेरुआ नदी में घड़ियाल भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ का प्राचीन इतिहास में क्या अत्यधिक महत्व है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव हिरण पार्क में अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सम्राट अशोक ने यहाँ प्रसिद्ध सिंह चतुर्मुख स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, भोजपुरी। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर। मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जहां मुख्य रूप से खड़ी बोली बोली जाती है। भोजपुरी मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बोली जाती है, जैसे गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और मऊ। बाकी सभी युग्म अवधी, ब्रज, बुंदेली उनके क्षेत्रों के अनुसार बिल्कुल सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2026 में भारत का 99वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य आर्द्रभूमि को घोषित किया गया है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, अलीगढ़। 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। यह आर्द्रभूमि सर्दियों के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास का काम करती है। इस घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि हो गई है। ये 12वां था और अब कुल 13 रामसर स्थल हैं यूपी में। 13वां कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज की इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको लिए हाइप का ऑप्शन होता है, वीडियो को हाइप कर दिया करिए। आपका सहयोग हमेशा हमारे लिए बहुमूल्य होता है। और रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको सभी पीडीएफ हम सुव्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड करवाएंगे। जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता है उसी का प्रिंटेबल फॉर्म आपको हम प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ में। केवल वहाँ पर ये आपको जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से मिल जाएंगी, प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएंगी। लोअर पीसीएस का बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। कंप्यूटर की जो एक मैराथन वीडियो कराई है वो भी आप ज़रूर देखिएगा, और सब्जेक्ट वाइज मैराथन आपके लिए लगातार हम ला रहे हैं। निरंतर तैयारी करते रहिए और अच्छे से अच्छी तैयारी में अपना समय लगाइए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, नोट्स हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और आपकी तैयारी के लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। सरकार ने अभी टेलीग्राम पर कुछ दिनों के लिए अस्थायी बैन लगाया है, जो कि बहुत ही अनुचित है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक रास्ता बंद कर देने से चोर चोरी करना बंद नहीं कर देता है, ठीक है। चोर दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। सबसे ज़रूरी है चोर को पकड़ा जाना। अब चोर तो कोई अंदर का ही आदमी है तभी पेपर बाहर आता है। चोर पे आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो रास्ता बंद करके ढोंग करने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। ये आपकी अकर्मण्यता दिखाता है और कुछ नहीं। सस्ती लोकप्रियता, इंसान जनता को मूर्ख समझना, ये सरकार की लाचारी है या बेकारी है, जो भी आप समझें। बहुत से काम सरकार अच्छे करती है, लेकिन कुछ इतने बेफिजूल के करती है जिसको समझ पाना कोई समझदारी का काम नहीं है, बहुत बेकार का काम है। तो आप लोग तैयारी करिए। अभी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक तो उपलब्ध है, उसके लिए आप VPN का प्रयोग कर सकते हैं। VPN अपने फ़ोन में जब इंस्टॉल करेंगे तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, कैसे आप चलाएं। और व्हाट्सएप चैनल भी हमारा बना हुआ है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।